सेक्शन ई ईच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। इस टेबल में सारी हिंट्स दे रखी है। द सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। सब्सटेंस सी जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि प्रिजर्वेटिव जो होता है, जहाँ भी प्रिजर्वेटिव लिखा जाए ना वहाँ पे आंसर आता है विनेगर, क्योंकि प्रिजर्वेटिव जो होता है, जैसे आप घर में भी देखते होंगे अचार वचार रखते होंगे तो वहाँ पे विनेगर का ही इस्तेमाल होता है। प्रिजर्वेटिव का काम होता है किसी भी चीज़ को लंबा चलाने का, उसकी रक्षा करने का, उसको ऑक्सीडाइज ना होने देने का। ओके, तो जब भी प्रिजर्वेटिव लिखा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, विनेगर मतलब सिरका जो होता है। और विनेगर जो होता है वो चैप्टर 4 में पढ़ा है हमने, वो इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। और ये फॉर्मूला कैसे बना, ओइक एसिड मतलब COOH, और इथ मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन पहले से ही था, एक कार्बन यहाँ लग गया, और एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, तो CH3COOH। सेकंड हिंट पे चलते हैं इसकी, C हैज़ 2 कार्बन आइटम। जो C है, सब्सटेंस C क्या हो गया हमारे पास, ये वाला C हो गया। तो इसमें बोला है इन्होंने C हैज़ 2 कार्बन आइटम, C जो है वो 2 कार्बन आइटम्स है, और ये हमें पता चल गया 2 कार्बन आइटम कैसे। C is obtained by the reaction of A in presence of alkaline potassium permanganate followed by acidification। अब इसमें एक इन्होंने रिएक्शन दे दी, वो C जो है ना वो कैसे ऑब्टेन हुआ है कि जब A ने अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट किया तो तब C बना। इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास सब्सटेंस C है वो A की वजह से बना है, और A की वजह से कैसे बना है, जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ उसको रिएक्ट कराया गया, तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला ये होता है। ओके, यही सेम रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है चैप्टर नंबर 4 में, कि जब भी हम एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास एक एसिड बनता है। अब यहाँ पे इथेनोइक एसिड बना है तो यहाँ पे अल्कोहल कौन सा होगा, इथेनॉल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन थे तो यहाँ पे भी 2 कार्बन ही होंगे। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे ए की जगह क्या होगा, हमारे पास इथेनॉल आंसर होगा। ए हो गया हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3COOH। इथेनॉल का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, OL मतलब एल्कोहल तो OH लिख दिया, इथ मतलब 2 कार्बन तो CC लिख दिया, और सारे डबल बॉन्ड है तो CH3CH2OH। तो जो एल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करा दो या फिर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करा दो। तो जो भी एल्कोहल है वो सेम कार्बन नंबर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है ना एल्कोहल में, ये एक ऑक्सीजन और ऐड करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। थर्ड हिंट पढ़ते हैं इसकी, मिस यूज ऑफ ए इन इंडस्ट्री इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल बेंजीन एंड पेरिडीन टू ए। ये ए का मिसयूज ना हो तो इसलिए उसको प्रिवेंट किया जाता है कि उसके अंदर मिथेनॉल बेंजीन और पेरिडीन मिला दिया जाए, और ये जो होता है ये सब सिर्फ इथेनॉल के साथ ही होता है। तो ए तो हमें पहली बार चल गया इथेनॉल है। फोर्थ हिंट पढ़ते हैं, एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एफ जो है वो कब बना, जब ए को हमने हीट किया कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसका रिएक्शन भी लिखते हैं, एफ तब बना जब ए क्या है हमारे पास इथेनॉल, इसको हमने हीट किया कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये रिएक्शन में एनसीईआरटी में दे रखी है कि जब भी अल्कोहल को कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक एल्कीन बन जाता है। ओके, तो ये देखिए इस रिएक्शन में CH3CH2OH यहाँ पे इथेनॉल दे रखा है। जब भी हॉट कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम कार्बन नंबर के साथ हमारे पास एक एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और एल्कीन बनाना है, तो कौन सा बनेगा एल्कीन, इथीन बन जाएगा। ओके, और इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा तो इथीन बन गया। तो एफ जो है हमारे पास कंपाउंड एफ सब्सटेंस जो हो गया वो हमारे पास इथीन हो गया। नेक्स्ट हिंट पढ़ते हैं इसकी, एफ रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटेलिस्ट। अब ये देखिए फिफ्थ हिंट में एफ हमारे पास इथीन आ गया। अब ये हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा निकल और पैलेडियम कैटेलिस्ट के साथ तो ये क्या बना देगा, हमारे पास एल्केन बना देगा। ये रिएक्शन में एनसीईआरटी में कि जब भी एल्कीन निकल और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एल्कीन जो है वो एल्केन में चेंज हो जाते हैं। एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्केन जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सेम कार्बन नंबर सेम होंगे, कार्बन नंबर चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे इथेन था मतलब 2 कार्बन थे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा इथेन, सारे सिंगल बॉन्ड के साथ। ओके, एल्कीन यहाँ पे एल्केन में चेंज हो गया। एक बार फिर समझा देते हैं, फर्स्ट वाले हिंट में जहाँ भी प्रिजर्वेटिव लिखा होगा वहाँ विनेगर होगा, और विनेगर जो होता है वो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, इथेनोइक एसिड होता है, और इथेनोइक एसिड में CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हिंट में था
और ये वाली रिएक्शन होती है कि जब भी अल्कोहल को हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिलाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, और कार्बन नंबर चेंज नहीं होते। जब कार्बन नंबर चेंज नहीं होते तो ये इथेनोइक एसिड था, और यहाँ पे अल्कोहल कौन सा होगा, इथेनॉल ही होगा, क्योंकि दोनों कार्बन चेंज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट फोर्थ वाले हिंट में था कि जब ए को हमने हीट करा कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तब F बना, और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब भी हम अल्कोहल को हीट करते हैं तो एक वो एल्कीन बना देता है, सेम कार्बन के साथ क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। तो CH2 बन गया, इथीन बन गया। और जब भी निकल और पैलेडियम कैटेलिस्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कराते हैं तो इथीन जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करा दी तो एक एक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट करा दी तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाती है, जिससे वो इथेन बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है ना, अब यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और CH3 एक एल्केन बना लेती है। ओके, समझ आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आगे लिखा है बेस्ड ऑन द अबव हिंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऊपर की जो हिंट्स दे रखी है हमें इनके आंसर बताने हैं। गिव द आयुपेक नेम्स ऑफ ए एंड एफ। ए और एफ का आयुपेक नेम हमने सब कुछ पहले लिख लिया है कि ए और एफ क्या है क्या नहीं है। तो ए का जो आयुपेक नेम, ए का जो आयुपेक नेम होगा इथेनॉल, और एफ का इथीन होगा। ओके, ये हमने पिछली वाली स्लाइड में देख लिया था। बी पार्ट करते हैं इसका। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंजेस टेक प्लेस ए से सी और ए से एफ। जो ए से सी का रिएक्शन हुआ है और जो ए से एफ का रिएक्शन हुआ है हमें वो रिएक्शन देखना है। तो देख लेते हैं ए जो है वो सी में कब चेंज हुआ है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, और ए से एफ में कैसे चेंज होगा, जब हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 उसके अंदर मिला दिया तब वो एफ बन गया। एफ क्या है हमारे पास, इथीन, और ए क्या था, इथेनॉल, और सी हमारे पास इथेनोइक एसिड था। ए और बी का और पार्ट है नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन स्टेप 2 एंड 5। जो स्टेप 2 और स्टेप 5 में केमिकल रिएक्शंस हुई थी हमें उन केमिकल रिएक्शंस का नाम देना है। तो जो स्टेप 2 था उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट वाली रिएक्शन यूज हुई थी। तो पोटेशियम परमैंगनेट अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज कैसे करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। स्टेप 5 था, तो यहाँ एफ जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, जब जो एल्कीन होता है वो हमारा एल्केन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि ये H2 है वो यहाँ पे ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पे लग जाती है, H2 यहाँ पे था H3 हो गया, और यहाँ पे भी H2 था यहाँ पे भी H3 हो गया। तो इस रिएक्शन को यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना तो इसलिए या तो एडिशन कहेंगे, और हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे इसका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। ये देखिए ए से ही हमने सी बनाया था, ए से ही हमने एफ बनाया था, तो ए को अगर हमने रिप्लेस करके उसका नेक्स्ट होमोलॉग बना दिया, ए था हमारे पास इथेनॉल। ओके, जब भी हम नेक्स्ट होमोलॉग बनाते हैं ना होमोलॉगस सीरीज का, तो हम उसमें CH2 ऐड करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। तो इथेनॉल था, उसका नेक्स्ट होमोलॉग अब जब CH2 ऐड करेंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, जिसके अंदर CH3 यही था, CH2 ऐसे ही था, एक CH2 और ऐड कर दिया। ओके, जब यहाँ पे इथेनॉल था तो यहाँ पे इथीन बन रहा था, अब यहाँ पे प्रोपेनॉल होगा तो यहाँ पे भी प्रोपीन बनेगा, क्योंकि इथीन का भी तो जब हम नेक्स्ट होमोलॉग देखेंगे तो CH2 ऐड करके CH3CH ही तो आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऐड कर दिया ना, इथेनॉल का इथीन बन रहा था, प्रोपेनॉल का प्रोपीन बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। फिगर्स A to D given below represent the type of earlobes present in a family consisting of 2 children, राहुल, निशा एंड देयर पेरेंट्स। ये 4 फिगर दे रखी हैं। ओके, यहाँ पे राहुल के फादर है, यहाँ पे राहुल है, राहुल की मदर है, और राहुल की सिस्टर निशा है। और टाइप ऑफ एयरलोब्स कौन से इसमें, ये फ्री है और ये अटैच एयरलोब है। एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरलोब्स प्रेजेंट इन हिज फैमिली, राहुल कंडक्टिंग अ सर्वे। राहुल ने अपनी फैमिली में देखा कि यहाँ पे फ्री एयरलोब है उसके फादर पे, और यहाँ पे अटैच एयरलोब है, और यहाँ पे फ्री एयरलोब है, और यहाँ पे भी फ्री है। फ्री कैसे दिखता है, जो स्किन से कनेक्ट नहीं होती है, देखो ये कनेक्ट है ना पूरा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला कनेक्ट है, और यहाँ पे ये पूरा फ्री है। तो उसने ये सब देख के अपने क्लास में एक सर्वे करा, और वहाँ पे देखा कि कौन सी एयरलोब फ्री है और कौन सी एयरलोब अटैच है। तो ही फाउंड 2 टाइप्स ऑफ एयरलोब्स, दो मेल के फ्री एयरलोब्स 36 थे और अटैच 14 थे, और फीमेल के 31 और 19 थे। ये एक डाटा दे दिया इस क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इन्होंने पूरा डाटा दे दिया था। विच ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक फ्री एयरलोब और अटैच एयरलोब अपीयर्स टू बी डोमिनेंट इन दिस केस। देखो डोमिनेंट वही कहलाता है जो दिखता है, जो ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट कहलाता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, फ्री एयरलोब है, तो फ्री एयरलोब डोमिनेंट है क्योंकि वो ज़्यादा है, तो इसलिए फ्री एयरलोब इज डोमिनेंट बिकॉज
इट इज़ फाउंड इन अ लार्ज मेजोरिटी। आगे चलते हैं। इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री एयर लोब लिंक्ड विद सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें ये पूछा गया है कि जो फ्री एयर लोब है क्या वो किसी मेल और फीमेल पर डिपेंड करता है कि मेल का कितना होगा फीमेल का कितना होगा। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए मेल में भी फ्री है और मेल में ही अटैच भी है, और ऐसे ही फीमेल में फ्री भी है और फीमेल में अटैच भी है। तो हमने यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला एयर लोब है वो किसी सेक्स पे डिपेंड नहीं करते। ओके, तो नो इट इज नॉट सेक्स लिंक्ड एज पर द डाटा। फ्री एयर लोब इज प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज इन फीमेल्स। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं इसका। वट टाइप ऑफ एयर लोब इज प्रेजेंट इन फादर मदर राहुल एंड हिज सिस्टर निशा। उसके फादर मदर राहुल और सिस्टर निशा के कौन से एयर लोब थे? तो पहले देख लेते हैं उनके कौन से थे। राहुल के फादर के फ्री हैं, राहुल का अटैच है, इनके फ्री है, इनके फ्री, सिर्फ राहुल का अटैच है, बाकी तीनों के फ्री हैं। अब इसको हटाते हैं। राइट द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ दिस फैमिली मेंबर्स विच एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ हिज कैरेक्टर इन हिज फैमिली। हमें उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिखना है, फ्री एयर का कैसा है और अटैच का कैसा है। आगे करते हैं इसमें। तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिखने के लिए इसमें क्या दे रखा है? जीन फॉर फ्री एयर लोब इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। फ्री का कैपिटल एफ करेंगे और जो अटैच है उसका हम स्मॉल एफ से करेंगे। तो इसके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिख देते हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के जेनेटिक कंस्टिट्यूशन लिखते थे ना, ऐसी सेक्स डिटर्मिनेशन में भी लिखते थे, वैसे हम यहाँ भी लिख देंगे। तो फादर का फ्री था तो कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये डोमिनेंट है, फ्री एयर लोब है, तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ। मदर का भी फ्री था तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ। सिर्फ राहुल का अटैच था तो स्मॉल एफ आएगा क्योंकि इसका क्या था? अटैच था। और निशा का भी फ्री एयर लोब था जो उसकी सिस्टर है, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। ओके, बस इसमें ये पूछा था कि आपको इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बताना है जिसके अंदर फ्री ईयर लोब जो है वो कैपिटल एफ से दे रखा है और जो अटैच ईयर लोब है वो स्मॉल एफ से दे रखा है। तो जिसका भी अटैच होगा वो स्मॉल एफ से हम शो कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चॉइस पार्ट है, सी पार्ट का। सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयर लोब्स, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब can be seen in Suresh and his sister Sia. Explain by giving the genetic composition of all. सुरेश के जो पेरेंट्स हैं उनके अटैच ईयर लोब है। ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप के ईयर लोब्स जो हैं वो सुरेश और सुरेश की सिस्टर सिया में होंगे। एक्सप्लेन बाय गिविंग द जेनेटिक कॉम्पोजिशन। जेनेटिक कॉम्पोजिशन बहुत ईजी होता है बनाना। तो सुरेश के पेरेंट्स के लिखेंगे ईयर लोब्स कौन से हैं? अटैच ईयर लोब है, स्मॉल एफ है, रिसेसिव ट्रेट है। ओके, डोमिनेंस तो है नहीं ना क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है, स्मॉल एफ। अब जैसे हम क्रॉस करते थे मोनोहाइब्रिड सेक्स डिटर्मिनेशन और डायहाइब्रिड में, वैसे ही क्रॉस यहाँ भी करेंगे। फादर का जो है स्मॉल एफ है, मदर का भी स्मॉल एफ है। तो जब भी हम इसका क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पे दोनों ही स्मॉल एफ है ना। एक भी कैपिटल एफ था ही नहीं तो कैपिटल एफ की वेरिएशन में नहीं आएगी। ओके, दोनों के पास ही अटैच ईयर लोब थे। इनके जो तो इन जो सुरेश और सिया हैं इनके भी दोनों के अटैच ईयर लोब होंगे क्योंकि इन दोनों में से किसी पे भी कैपिटल का जीन नहीं था पेरेंट्स के पास, इसलिए इनके बच्चों में भी अटैच ईयर लोब ही आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में इतना बड़ा सर्किट डायग्राम दे रखा है। विनीता एंड अहमद डिमॉन्स्ट्रेटेड ए सर्किट दैट ऑपरेट्स द टू हेडलाइट्स एंड द टू साइड लाइट्स ऑफ अ कार। इन्होंने हेडलाइट और कार ले ली एंड बेस्ड ऑन देयर स्कूल एग्जीबिशन के लिए एंड बेस्ड ऑन देयर डिमॉन्स्ट्रेटेड सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। जब स्विच ए का है, स्विच ए ये रहा, स्विच ए जो है वो पोजीशन 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? तो ये तो कनेक्ट करने भी पता चलेगा क्या होगा। तो पहले कनेक्ट कर देते हैं, कर दिया कनेक्ट। ए जो है वो 2 से कनेक्ट हुआ तो अब क्या होगा? जितने भी यहाँ पे से करंट आया था ना, यहाँ से यहाँ जाएगा करंट। ओके, अब ये जो करंट है वो यहाँ ना पास होकर सिर्फ यहीं जाएगा पोजीशन 2 से। जो पोजीशन 2 से कनेक्ट है ना बाकी का सर्किट, तो सिर्फ यहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। ये रहा करंट जा रहा है और यहाँ पे वो नहीं जाएगा पोजीशन 3 पे, तो यहाँ पे करंट जाएगा। इट मीन्स 4 ओम लैंप वाले जो है वो ऑफ रहेंगे और 12 ओम वाले लैंप जो है 12 ओम वाले लैंप वो ऑन रहेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ओनली 12 ओम लैंप्स ऑन। ये बहुत ईजी है कि एक तार जो था वो हमने इस वाले से कनेक्ट करा, इस तो फिर करंट इसमें तो जाएगा नहीं, तो सारा करंट ऐसे ऐसे करके वापस इसमें आ जाएगा। समझ आ गया? तो 4 ओम वाला तो बंद ही रहेगा और सिर्फ 12 ओम वाले में करंट जाएंगे। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि 2 का हटा के अब कनेक्ट कर देंगे हम पोजीशन 3 से स्विच ए को। तो पोजीशन 3 से कनेक्ट करते हैं। तो पोजीशन 3 से पहले कनेक्ट करेंगे फिर पता करेंगे क्या हुआ है। तो पोजीशन 3 से कनेक्ट कर लिया। अब ये जो यहाँ से करंट जा रहा था अब वो यहाँ ना जाके सिर्फ 4 ओम वाले में जाएगा। ओके, 4 ओम से फिर वो वापस, तो अब 12 वाले नहीं जल 12 वाले ऑफ रहेंगे और 4 वाले ऑन रहेंगे। ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली 4 ओम्स लैम्प्स ऑन। अभी देखिए सेकंड पार्ट है इसका। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प व्हेन इट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हर एक लैम्प का। तो बहुत ईजी सा आंसर है इसका, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसका आंसर क्या है कि ये चारों लैम्प जो है वो एक पैरेलल में लगे हुए हैं।
पैरेलल में लगे हुए हैं ना बैटरी के साथ, सारे के सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, बैटरी, ये वाला लैंप, ये वाला, ये चारों के चारों लैंप पैरेलल में। और जब भी पैरेलल में होता है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ऑल लैंप्स हैव सेम 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ ऑल आर इन पैरेलल। अगर सीरीज में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है और करंट सेम होता है, और पैरेलल में करंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं इसका, कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैम्प व्हेन लिट। अब इसमें हमें करंट बताना है। देखिए जब 12 ओम वाले लैंप जो है वो कब ऑन होंगे, जब ये स्विच A2 से कनेक्ट होगा। हमें इसका ओम्स लॉ याद रखना है, V इक्वल्स टू IR। इसमें I की वैल्यू पूछी है और V की वैल्यू हमें पता है 12 वोल्ट होगी क्योंकि सेम होती है, और R की वैल्यू 12 है ही। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, I इक्वल्स टू V/R, 12/12 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एम्पियर, तो दोनों में 1 एम्पियर करंट जाएगा। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार कि 12 ओम लैंप जब भी ऑन होगा तो स्विच A जो है वो 2 से कनेक्ट होगा, समझ आ गया। V की वैल्यू जो है वो 12 वोल्ट होगी, क्यों होगी, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में बैटरी के साथ। तो जब सारे के सारे बैटरी के साथ पैरेलल में, V की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू भी पता है, 12 है, तो 12/12 1 एम्पियर हमारे पास आंसर। दोनों में I की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। अब नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं इसका, इन ईच 4 ओम लैंप व्हेन लिट। 4 ओम लैंप कब ऑन होगा, ये हमने पहले देखा था कि जब स्विच A3 के साथ कनेक्ट होगा, और इसके अंदर सेम ओम्स लो लगाएंगे, I इक्वल्स टू V/R। V की वैल्यू हमेशा 12 रहेगी क्योंकि पैरेलल में है, बहुत बार बता चुका। R की वैल्यू 4 रहेगी, 4 ओम 12/4 3 एम्पियर, समझ आ गया। तो इसके अंदर करंट 1 एम्पियर था, इसके अंदर करंट 3 एम्पियर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का चॉइस पार्ट है, शो विद कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 ओम और 12 ओम हैज द हाईएस्ट पावर। हमें कैलकुलेशन के साथ बताना है कि जो लैंप 4 ओम का है और 12 ओम का है, इनमें से हाईएस्ट पावर किसकी है। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ऑल लैम्प्स आर इन पैरेलल एंड हैंड सेम V फॉर ऑल लैम्प्स। हमें ये बात भी पता है कि सारे के सारे पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सबका सेम पोटेंशियल होगा। तो P का फॉर्मूला होता है V²/R। R की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 4 ओम और 12 ओम, और V की वैल्यू सेम होती है 12 वोल्ट। तो हम निकाल लेंगे 4 ओम के लिए। 4 ओम के लिए क्या होगा रेजिस्टेंस 4 ओम, P की वैल्यू 12 × 12/4 36 वाट पावर आ गई। और सेम यहाँ पे 12 ओम्स के लिए P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 ओम रखने के बाद 12 वोल्ट। 4 ओम वाले की पावर ज़्यादा और 12 ओम वाले की पावर कम है, हैंस 4 ओम लैम्प्स विल हैव हायर पावर। इसका एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इसका और मेथड, अगर यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है लेके अगर बाई चांस MCQ में आ जाता है तो हमें ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल्स टू V²/R। इसके अंदर V जो है वो सेम है और जो P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इन्वर्सली मतलब क्या होता है कि जिसका R कम उसका पावर ज़्यादा, जिसका R ज़्यादा उसका पावर कम। तो R कम किसका है, 4 वाले का है, तो 4 बस खत्म। R डिक्रीज मीन्स पावर इंक्रीज। तो 4 और 12 में से 4 कम है तो उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। अगर कैलकुलेशन यहाँ नहीं लिखी और सिर्फ MCQ में है तो इतने कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ इतना दिमाग लाना है जिसकी रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका सेक्शन E कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ आपका पूरा सैम्पल पेपर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।